हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आप जानते हैं अगले हफ्ते हमारे देश का गणतंत्र दिवस समारोह आने वाला है और ऐसे में आप जो है अब इंटरनेट पे सर्च करने लगे होंगे कि गणतंत्र दिवस से जुड़े फैक्ट, गणतंत्र दिवस से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के पश्चात जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट गणतंत्र दिवस से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। वेरियस वेबसाइट्स आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए भी है जो सुबह रजाई से उठकर लाइव प्रसारण जो हमारा होता है गणतंत्र दिवस का उसको देख नहीं पाते। भाई, ये इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिलेगी कि हमें गणतंत्र दिवस की परेड क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारे फैक्ट हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि गणतंत्र दिवस, भाई भारत, ये जो नाम है गणतंत्र दिवस, इसका नाम गणतंत्र दिवस आखिर पड़ा कैसे। आप जानते हैं कि वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ, वर्ष 1947 से लेकर 1950, यानी कि जो 3 साल का समय था, इस 3 साल के समय में भारत का संविधान तो नहीं था। तो ऐसे में क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो क्या बना था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और इससे पहले क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके अलावा 1857 से लेकर जितने अंग्रेजों के कानून चल रहे थे उसी के आधार पे हमारा देश चल रहा था। तो ऐसे में जब भारत ये देश स्वतंत्र हो गया है तो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून भी हमें जो है साइड में रखने थे और हमारे देश का हमें खुद का संविधान चाहिए था। तो इसलिए उस समय हमने क्या किया, हमने अपना संविधान बनाने का प्रण लिया कि भारत का अपना खुद का संविधान होना चाहिए। देखिए, जिस समय भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की थी वो किसकी थी, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट था वो कौन था, जॉर्ज सिक्स था। इसके बाद जो माउंट बेटन था वो हमारा क्या था, गवर्नर जनरल था। तो ऐसे में भारत के पास खुद का संविधान भी नहीं था, तो आप कैसे भारत को गणतंत्र बोल सकते थे। तो ऐसे में हमें अपना क्या चाहिए था, खुद का संविधान चाहिए था। तो इसीलिए इसीलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन बताने वाला हूं जो आपको याद रखनी है। तो भारत का संविधान यानी कि खुद का संविधान हो भारत का, तो इसके लिए क्या होता है, 6 दिसंबर 1946 को, ध्यान से सुनिए, 6 दिसंबर 1946 को क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनती है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आगे चलकर 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की होती है। कहाँ पे होती है, सेंट्रल हॉल में, जो आज हमारा क्या है, पार्लियामेंट हाउस है। अब जब ये असेंबली हुई थी तो इसके जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे, ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी तो इस मीटिंग का बॉयकॉट किया था किसने, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने क्यों बॉयकॉट किया था, तो वर्ष 1946 का समय चल रहा था, तो उनकी जुबान पे क्या रटा हुआ था, सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। तो वो सेपरेट स्टेट, अलग अलग देश मुस्लिम के लिए मांग रहे थे, इसलिए उन्होंने जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी इसका बॉयकॉट उन्होंने किया था। फिर डेट आती है हमारी 11 दिसंबर 1946 की। अभी मैंने आपको बताया टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब 11 दिसंबर 1946 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है उसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं तो वो कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां तक तो हम पढ़ लेते हैं कि परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि वाइस चेयरमैन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कौन थे, तो वो थे H.C. मुखर्जी। इसके अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके लीगल एडवाइजर कौन बनाए गए थे, उसके लीगल एडवाइजर बनाए गए थे B.N. राव। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमारी बनी थी तो उसमें कुल 389 मेंबर थे। ठीक है। लेकिन आप जानते हैं वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो पार्टीशन हो गया था, तो इन मेंबरों की संख्या 389 से घटकर कितनी रह गई थी, 299। आगे हम बढ़ते हैं, 13 दिसंबर 1946 की डेट आती है। अब जो नेहरू होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या, कि हमारा जो संविधान बनेगा भाई उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के हमारा क्या बना, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब हम अगले टाइमलाइन का जिक्र करते हैं, 22 जनवरी 1947 की एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, और 22 जुलाई 1947 की डेट आती है जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया जाता है। ये डेट आप याद रख लीजिए क्योंकि ये बहुत बार काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको कब अडॉप्ट किया गया था। तो 22 जुलाई 1947
47 को। इसके बाद दिन आता है 15 अगस्त 1947 का, भारत के लिए बहुत बड़ा दिन, जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। लेकिन एक मनहूस दिन भी था भारत के लिए, क्योंकि भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया गया था। एक था डोमिनियन ऑफ इंडिया और दूसरा था डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं एक टाइमलाइन 29 अगस्त 1947 की। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन भाई जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में बोलते हैं प्रारूप कमेटी, ठीक है। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा बनाई गई थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? इस ड्राफ्टिंग कमेटी को काम दिया गया था कि हमारा जो संविधान है उस पूरे संविधान को आपको लिखना है और उसका निर्माण करना है। तो एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण का कार्य था वो ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो इसलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनका हमारे देश के संविधान में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 की गाइडलाइन, यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जब इन्होंने संविधान लिखा था तो उसका मसौदा इन्होंने 26 जनवरी 1949 को किसको सौंपा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को दिया था। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को, देखिए 1949 को, 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान लिख के उसका मसौदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दे दिया गया था। इसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारे अमेंडमेंट उसमें किए गए। इसके बाद क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसकी लास्ट मीटिंग होती है और हमारे एक संविधान को साइन किया जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके बाद डेट आती है, देखिए एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा हमारा जो संविधान है उसको अडोप्ट किया गया था, ठीक है, तो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 11 सेशन हुए थे, ठीक है, और वो 11 सेशन कुल कितने दिनों के हुए थे? 165 दिनों के। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को क्या किया गया? 285 मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, उनके द्वारा उनको साइन किया गया और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया। फिर इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि 1 साल लगा इसको जो है आम जनता के लिए, इसको आम जनता पर लागू होने के लिए इसको 1 साल लगा, क्योंकि इसमें क्या करने थे? बहुत सारे अमेंडमेंट करने थे। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान था वो अस्तित्व में आया। इसको कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन बनने में लग गए और इसका जो टोटल खर्चा आया वो था 6.4 मिलियन रुपीज़। कहीं पे ये मिलियन में दिखाता है, कहीं पे ये करोड़ में दिखाता है। खैर रुपए इतने ज़्यादा मेंशन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि इतना एग्जाम में आपसे नहीं पूछता। तो देखिए अब क्या हुआ, जैसे ही हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में भारत में लागू हो गया, उसी दिन से क्या हुआ, जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारा 1935 था, इनका वजूद क्या हो गया? खत्म हो गया। अब क्योंकि अब भारत के पास खुद का संविधान था तो इसलिए भारत में अब भारतीय शासन लागू हो गया था, ठीक है। तो इसलिए तो भारत को क्या कहा जाने लगा? गणतंत्र, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि भाई 26 नवंबर की डेट को ही क्यों चुना गया। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, वर्ष 1929 में। कब? जब कांग्रेस का लाहौर सेशन हो रहा था। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भाई जो कांग्रेस होती है उस समय एक घोषणा पत्र लेके आती है और वो किससे रिलेटेड था? पूर्ण स्वराज से रिलेटेड, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज को अपना लिया जाता है कि कांग्रेस का अब एक ही गोल है, वो है पूर्ण स्वराज। इसको कौन से सेशन में अपनाया? लाहौर सेशन 1929, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया रावी नदी के किनारे, जहां पे भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उस समय वहां पे बहुत सारी पब्लिक भी मौजूद थी। इसके बाद क्या तय किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कि आने वाली हर एक 26 जनवरी को, 1930 के बाद आने वाली हर एक 26 जनवरी को, वो 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाएगी? टोटल इंडिपेंडेंस या फिर कह लीजिए पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में बनाएगी। तो इसीलिए 26 जनवरी की डेट को, ठीक है, इसका हिस्टोरिकली देखते हुए, इसकी हिस्टोरिकली महत्वता देने के लिए 26 जनवरी की इस डेट को चुना गया था कांग्रेस के द्वारा,
ठीक है। 26 जनवरी 1949 को ही हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था आम जनता के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हिस्टोरिकली ये 26 जनवरी की डेट इंपॉर्टेंट थी। हाँ, एक चीज और, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो हमारा संविधान बना है आप जानते हैं उसको दो भाषा में लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अब संविधान को प्रिंट छापा तो नहीं गया था शुरू में, उसको क्या लिखा था, हाथ से लिखा था। तो इसलिए हमारे देश का जो संविधान है उसके जो हर एक पन्ने हैं उन पन्नों पे सजावट की गई है। और इस सजावट में कौन थे, ये सजावट करने वाले व्यक्ति कौन थे? एक थे बेहोर राम मनोहर सिन्हा और एक थे नंदलाल बोस। इसके अलावा जो कैलीग्राफी की गई है हमारे संविधान की, किसके द्वारा की गई है? प्रेम बिहारी नारायण राजदा के द्वारा। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, हमारा संविधान मैं फिर आपको बता रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन वो तो हैंड रिटन था। अब उसको पब्लिश भी तो करना था ना, तो उसके लिए उसको पब्लिश करने के लिए टोटल हमको कितने साल का समय लग गया था? 5 साल का समय लग गया था। ठीक है, तो इतना ये लेंथी प्रोसेस था हमारे लिए। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड थे वो आगे चल के क्या बन गए? हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए, प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन कह लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो आगे चल के किसके रूप में बदल गई? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक है, तो आई होप आपके ये कुछ टाइमलाइन जो है इंपॉर्टेंट मैंने हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताई, आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम क्योंकि गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं तो जब तक हम परेड की बात नहीं करेंगे तो ये वीडियो पूरा नहीं हो सकता। अब मैं आपको परेड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। तो जो व्यक्ति 26 जनवरी के दिन 10 या 11 बजे उठते हैं और परेड को नहीं देखते लाइव, तो भाई साहब ये पॉइंट आप जरूर सुनिएगा और इसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपको परेड देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ये परेड होती है राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाती है। तो यहाँ पे ये जो परेड शुरू कब होती है? शुरू होती है कौन से इवेंट से? जब भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं, हमारे देश का झंडा फहराते हैं और इसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है और उनको 21 गन्स की जो है 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद क्या होता है? जो भी अवार्ड्स होते हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि जो हमारा 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस होता है कौन कौन से अवार्ड वहां पे दिए जाते हैं? तो यहाँ पे अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र जैसे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा पद्म अवार्ड भी जो है इसी सेरेमनी पे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो पद्म अवार्ड दिए जाते हैं वो उनके लिए जो सेरेमनी होती है वो प्रेसिडेंट हॉल में होती है, यानी कि प्रेसिडेंट भवन में होती है, राष्ट्रपति भवन में आयोजित की जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ये अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और जितने भी शौर्य चक्र, परमवीर चक्र ये अवार्ड होते हैं और पद्म अवार्ड की जो सेरेमनी होती है उसमें डिफरेंस होता है। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो आपने सोचा होगा कि 21 तोपें चलाई जाती हैं, नहीं, सिर्फ तोपें हम यूज करते हैं 7। ठीक है, और ये जो तोपें होती हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है पॉन्डर्स। ये तोपें कब बनी थी? ये तोपें वर्ष 1941 में बनी थी। ठीक है, तो 7 तोपें चलाई जाती हैं, लेकिन हर एक तोप से 3 राउंड फायर किए जाते हैं, तो इसलिए बोला जाता है 21 तोप की सलामी। ये चीज क्लियर हो गई। तो जितने भी आर्मी के सेरेमनीज होती हैं जहां पे सलामी दी जानी होती है तो इन्हीं पॉन्डर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, 26 जनवरी की परेड को देखने के लिए दुनिया भर से और कह लीजिए हमारे पूरे इंडिया से लोग आते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो टिकट मिलती है, बहुत सारे काउंटर 26 जनवरी से पहले पूरी दिल्ली में लगाए जाते हैं टिकट लेने के लिए। लेकिन 26 जनवरी को आपको टिकट नहीं मिल सकता देखने के लिए, जो परेड होती है उसको देखने के लिए आप टिकट नहीं ले सकते। सुरक्षा कारणों की वजह से आपको 26 जनवरी को टिकट नहीं मिलता। तो यदि आपको फुल डे रिहर्सल देखनी है, यानी कि जो रिहर्सल आपकी 26 जनवरी को परेड पे होती है वही परेड यदि आपको 26 जनवरी से पहले देखनी है तो आप रिहर्सल डे पे जा सकते हैं, जब फुल ड्रेस में सारी जितने भी हमारी रेजिमेंट्स वगैरह होती हैं, जितनी भी यूनिट्स होती हैं, वो फुल डे में 23 जनवरी को रिहर्सल करती हैं। तो 12 किलोमीटर की इनकी ये रिहर्सल होती है। तो यदि आप इस रिहर्सल को देखने जाओगे तो आप जो परेड आपको 26 जनवरी को होती है वही दृश्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 12 किलोमीटर की ये परेड करते हैं। इसके बाद जो हमारी एक्चुअल परेड होती है राष्ट्रपति भवन से लेके और जो आगे इंडिया गेट तक जाती है, उसकी लंबाई
8 से लेके 9 किलोमीटर तक की होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से परेड के बारे में। देखिए, सबसे पहली परेड जब भारत आजाद हुआ, सबसे पहली परेड कब हुई थी? वर्ष 1950 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद हर एक साल बाद हम जो है रिपब्लिक डे परेड बनाते हैं। अब आपने सुना होगा कि जो पहले परेड हुआ करती थी 1950 से लेके 1954 तक, वो कहीं भी एक भी जगह पे नहीं हुई। 1950 में उसका वेन्यू अलग था, 51 में अलग था, 52 में अलग था, 53 में अलग था, 54 में अलग था। ठीक है, 50 में तो हमारी हुई थी, कहाँ पे हुई थी? इरविन स्टेडियम, जिसको आज हम नेशनल स्टेडियम बोलते हैं। फिर हमारी रेड फोर्ट में हुई, फिर रामलीला ग्राउंड में हुई, फिर किंग्सवे में हुई। ठीक है, किंग्सवे, ये जो राजपथ है इसको पहले किंग्सवे बोला जाता था। ठीक है, अब जो रिपब्लिक डे परेड राजपथ में हुई थी वर्ष 1955 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो पहली परेड हमारी वर्ष 1950 में हुई थी, देखिए ये परंपरा भारत की रही है, जब भी रिपब्लिक डे परेड होती है तो दूसरी कंट्रीज के राष्ट्रपति को या फिर उनके प्रधानमंत्री को या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बड़े अध्यक्षों को यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। तो हमारी जो परेड 1950 में हुई थी सबसे पहली, उसमें जो पहले चीफ गेस्ट आए थे वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम था सुकर्णो। यहाँ पे आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा रिपब्लिक डे परेड होती है कितने दिनों तक चलती है क्या आप जानते हैं? देखिए, रिपब्लिक डे की तैयारियां भाई साहब जुलाई से शुरू हो जाती हैं। जैसे अब ये रिपब्लिक डे 26 जनवरी को होनी है 2021 में, लेकिन इसकी तैयारी जुलाई 2020 से ही शुरू हो चुकी थी। जितनी भी रेजिमेंट्स और यूनिट होती हैं, जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज होती हैं जो इसमें हिस्सा लेती हैं, जुलाई से अपनी तैयारियां शुरू कर देती हैं। 2 से 3 महीने तक तो वो अपनी ही रेजिमेंट के अंदर अपनी तैयारियां करती हैं, लेकिन बाद में फाइनल स्टेप के लिए वो दिल्ली आ जाती हैं, तो वहाँ पे आके वो अपनी तैयारियां करती हैं। अब एक चीज़ सुन लीजिए, यहाँ पे 26 जनवरी की परेड आप 1 से 1.5 घंटा बैठ के टीवी पे लाइव नहीं देख सकते, लेकिन इसको साकार बनाने के लिए हजारों जवान जुलाई से हजारों घंटों की ट्रेनिंग करते हैं इस परेड को सफल बनाने के लिए। तो जो व्यक्ति नहीं देखते, आपको प्लीज़ जो है सुबह उठना है 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी हमारी परेड लाइव आती है, और उसको अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ बैठकर आपको देखना है। अब आपके जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि भाई ये जो पूरी परेड होती है आखिरकार इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? भाई ये 3 दिन का इतना बड़ा फंक्शन होता है जिसकी इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया कवरेज करता है, तो इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? इसको नोट कर लीजिए, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब अकेला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इतने बड़े डिपार्टमेंट, इतने बड़े इवेंट को तो ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकता, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 70 से लेके 75 तक अलग अलग सरकारी संस्थाएं, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को असिस्ट करते हैं। लेकिन मुख्य जो बॉडी होती है इसको कंडक्ट करवाने वाली, वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जितनी भी परेड हमारी चलती है राजपथ के ऊपर, आपने देखा होगा वो सैल्यूट करती है। तो वो सैल्यूट जो होती है उनकी, वो कौन लेता है? वो हमारे देश के राष्ट्रपति लेते हैं। अब राष्ट्रपति वो सैल्यूट क्यों लेता है? क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो हमारी क्या होता है, जितनी भी फोर्सेज होती हैं, आर्म्ड फोर्सेज होती हैं, उनका कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब 1955 में जो पहली परेड हमारी हुई थी, कौन सी? 1955 में कहां पे हुई थी? हमारे राजपथ में पहली परेड हुई थी। ठीक है, तो उसके चीफ गेस्ट कौन थे ये भी आपसे पूछ सकता है। तो उसके चीफ गेस्ट थे उस समय जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो पाकिस्तान के बने थे, वो थे मलिक गुलाम मोहम्मद। तो 1955 का जो हमारा रिपब्लिक डे का परेड हुआ था वो उसमें एज ए चीफ गेस्ट आए थे। ठीक है, अब आपने एक चीज देखा होगा कि 26 जनवरी पे ये जो झांकियां आपने देखा होगा, तरह तरह के स्टेट अपनी अपनी झांकियां लेकर आते हैं। अब ये कौन डिसाइड करता है कि किस स्टेट की झांकी रिपब्लिक डे परेड में दिखाई जाएगी? ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था मुख्य बॉडी कौन होता है जो इस पूरे इवेंट को कंडक्ट करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसीलिए ये जो अलग अलग झांकियां होती हैं इनको किस तरह से बनाया जाएगा, कौन से टॉपिक होंगे, कौन से नहीं होंगे, क्या गाइडलाइन होगी, इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या किसी कंपनी का आप जैसे लोगो नहीं लगा सकते, कोई एडवर्टाइजमेंट इस पे नहीं लगी होनी चाहिए। तो इस तरह की ये जो गाइडलाइन होती हैं ये सारी कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जारी करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब ये गाइडलाइन जारी करता है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट अपने जो है ये झांकियां बनाता है। तो उसके बाद क्या होता है, 2 स्तर पे इनकी इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन में यदि कोई मॉडिफिकेशन वगैरह आपको झांकी में करनी है तो उसके सुझाव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से स्टेट को दे दिए जाते हैं। तो बाद में जब इनको 2 इंस्पेक्शन से गुजरने के बाद जब इनको क्लियर कट चिट मिल जाती है तो उसके बाद वही झांकी जो है आपकी
रिपब्लिक डे परेड में दिखाई जाती है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, वीर चक्कर, महावीर चक्कर, परमवीर चक्कर, शौर्य चक्कर, कीर्ति चक्कर, ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, आपने अक्सर सुना होगा कि एक गाना, एक हाइम बजती है रिपब्लिक डे परेड में, वो होती है अबाइड विद मी, जिसका नाम है अबाइड विद मी। उसको क्यों बजाया जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो हाइम्स थी ये महात्मा गांधी की बिल्कुल बहुत ही फेवरेट हाइम थी, तो इसलिए अबाइड विद मी को वहाँ पे बजाया जाता है। ये क्रिश्चियन हाइम है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की, जो मैं आपको बताने वाला था कि आपको परेड क्यों देखनी चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी परेड खत्म होती है 3 दिन के बाद, तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि सबसे बेस्ट जो मार्चिंग का अवार्ड है कौन से दल को मिला है। तो भाई ये कैसे डिसाइड होता है कि ये जो मार्चिंग दल है ये सबसे बेस्ट है और इसको ही चुना जाना है, ये कौन डिसाइड करता है? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा रास्ता होता है राजपथ वाला, इस पे जगह जगह पॉइंटों के ऊपर बहुत सारे जज बिठाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जितनी भी मार्चिंग यूनिट आती हैं तो वो 200 पैरामीटर उनके पास होते हैं। 200 पैरामीटर नंबर, 200 पैरामीटर के आधार पर जो मार्चिंग यूनिट होती है उनकी नंबरिंग करते हैं ये जज, और आखिरकार में जो एक फाइनल एक मसौदा तैयार होता है, एक रिजल्ट तैयार होता है, जिसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल होता है उसको अवार्ड दिया जाता है। और हाँ, ये एक बहुत ही गर्व की बात होती है दोस्तों, किसी भी मार्चिंग दल का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना जाना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक चीज आपने देखा होगा कि सेना के जवान जो राइफल लेके, कंधे पे राइफल लेके जो मार्च करते हैं, आपने देखा होगा आखिर वो राइफल होती कौन सी है? तो उन राइफल को हम बोलते हैं इंसास राइफल। जो सेना के जवान होते हैं वो इंसास राइफल लेके मार्चिंग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई क्या इन गनों के अंदर कोई गोली होती है? तो एक चीज मैं आपको बता दूं भाई साहब, आम आदमी तो छोड़िए, जो सेना के जवान भी होते हैं ना, जो सेना के अफसर भी होते हैं, 5 से लेके 7 चेक पॉइंट की सुरक्षा होती है, चेक पॉइंट की, जिससे हर एक जवान को, जितनी, जैसे ये मान लीजिए ये टुकड़ी है, इसके हर एक जवान को 5 से 7 चेक पॉइंट से सुरक्षा से गुजरना पड़ता है, जहां पे इनकी इंस्पेक्शन होती है, तलाशी होती है, इनके गनों की तलाशी होती है, इनकी जेबों की तलाशी होती है कि कहीं इनके पास कोई जिंदा कारतूस या फिर कोई गोली तो नहीं जिसको गन में डाल के चला दें। क्योंकि क्या होता है भाई, ये इंटरनेशनल मीडिया कवरेज होती है, और हमारा इतिहास रहा है कि हर बार हम किसी न किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, तो यदि ऐसी गोली चलने वाली दुर्घटना ऐसे इवेंट पे हो गई तो हमारे देश की सुरक्षा पे सवाल खड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए 5 से 7 चेक पॉइंट की सुरक्षा होती है, जिसमें हर एक जवान, हर एक ऑफिसर को गुजरना पड़ता है इससे। ठीक है, और जो हमारे विशेष सुरक्षा बल के जवान होते हैं वो इस परेड में टैगोर राइफल का इस्तेमाल करते हैं। टैगोर राइफल कहाँ बनती है? इजराइल में बनती है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो वर्ष 2019 में सामने आया था। वो क्या था कि पहली बार किसी महिला ऑफिसर ने आर्मी सर्विस कॉर्प्स को दिल्ली की जो परेड हुई थी, रिपब्लिक डे की परेड हुई थी, उसमें लीड किया था। यहां पे आप देख सकते हो ये ऑफिसर है, महिला ऑफिसर, इनका नाम है दोस्तों लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी, और ऐसा करने वाली ये आज तक की सबसे पहली महिला ऑफिसर हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको रिपब्लिक डे से जुड़े हुए बताए। कैसे आपको लगे मेरे को वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि जल्दी जल्दी में बोलने में कोई गलती हो गई हो या कोई नाम या फिर कुछ चीज़ मैंने गलत बोल दी हो तो वो करेक्शन भी मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।